हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने लास्ट टर्म पे अभी देखा था कि बाइनोमियल थ्योरम किस तरीके से हम लोग उसके रिलेटेड जो भी अजम्पशंस थे, जो भी चीज़ें थी उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे और वो ख़त्म भी हो गया है आपका पूरी तरीके से। अब उसमें कुछ है नहीं ऐसा। हाँ, आप क्वेश्चंस लगाएं, कोई इश्यूज होता है तो फिर वी विल डिस्कस दैट। ओके। तो नेक्स्ट हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे पीएनसीज यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, एक मिनट, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो ये है अपना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एक मिनट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में जैसे बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि इस चैप्टर का एक्चुअली मतलब क्या है। पहले अगर हम इस पर डिस्कस कर लें इसी पर, तो इस चैप्टर में एक्चुअली हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं कितने तरीके से चीज़ों को परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है। यानी द मेन सब्जेक्ट ऑफ दिस चैप्टर इज द काउंटिंग। ओके। द मेन subject of this chapter, this हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी स्पेसिफिक टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग जो है टैकल कर सकते हैं। उसमें अरेंजमेंट और सिलेक्शंस की बात होती है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सेट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है। उस सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम, कई सारे प्रॉब्लम है। ठीक है। मान लो उसका मैथ के कुछ क्वेश्चंस हो गए। अब उसमें क्या है कि हमें कितने तरीके से उसको हम इन क्वेश्चंस को, जैसे कि मान लो कि अपने पास कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। अपने पास ये है और इनकी डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, अपने अपनी अलग अलग डिफ़िकल्टी भी, कुछ बहुत इजी होगा कुछ। तो इसमें कुछ इस पहले तो ये है कि हमको इन 5 क्वेश्चंस को स्पेस है 5 क्वेश्चंस के लिए, उसमें हमें अरेंज करना है। ठीक है। तो एक तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन लगा दें हम लोग कि क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है या डिक्रीजिंग डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। या फिर यहीं पर बात आ जाती है सिलेक्शन की कि कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उनमें हमें सेलेक्ट करना है। तो ये जो होता है बेसिकली, अगर हम बात करें तो परमुटेशंस का मतलब अगर हम बात करें तो ये लीड करता है अपने को अरेंजमेंट फाइंड करने में, है ना, अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन क्या होता है अपने लिए, सिलेक्शन की बात करता है। तो लेकिन है दोनों में हमें तरीके ही पता करना है। ठीक है। कि हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज सेट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। और या फिर इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट फ्रॉम गिवन एन ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली यही है। तो हम लोग को दोनों में अगर बात करें, दोनों में परमुटेशन की बात करें, अरेंजमेंट हो, या कॉम्बिनेशन की बात करें मतलब सिलेक्शन हो, तो दोनों में हमें एक कॉमन चीज़ मिल रही है, क्या, हाउ मेनी। ठीक है। मतलब हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज सम गिवन ऑब्जेक्ट लाइक दिस, या हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट। हम लोग हाउ मेनी मतलब ये रिलेट करता है किसको, काउंटिंग को। ठीक है। भाई कितने तरीके से आप इसको काउंट कर पा रहे हो, वही तो आपका हाउ मेनी वेज यू कैन एलाबोरेट इट, है ना। बात समझ में आ गया। तो बेसिकली जो होता है इस चैप्टर का, जो हमारे पास कह सकते हैं कि यूज़ है, वो काउंटिंग के लिए है। ठीक है। वो काउंटिंग में कुछ स्पेसिफिकेशन है, अरेंजमेंट या फिर सिलेक्शन। अरेंजमेंट मतलब परमुटेशन जाएगा और सिलेक्शन का मतलब कॉम्बिनेशन के लिए जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। अब ये तो इसके बेसिक के बारे में बात हुई। अब अगर हम बात करें कि भाई ठीक है, चलो काउंटिंग की बात करें तो किस तरीके से काउंट कर सकते हैं। तो बेसिकली 2 प्रिंसिपल हैं हमारे पास। ठीक है। पहला, जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल 2 हैं अपने पास। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात करें तो 2 हैं। एक मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है और दूसरा अपना एडिशन प्रिंसिपल है। तो पहला जो है अपना वो है क्या, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। ओके। तो
अब इसमें अपने को देखना है कि किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें पहला है मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ओके, तो चलिए मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की बात करते हैं, ये क्या करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको बताने से पहले कुछ बात, जैसे कि अगर हम लोग कह लें कि मान लो देखो आपके पास ना दो सिटीज़ हैं। ओके, वी हैव टू सिटीज़, सिटी ए है और सिटी बी है। एक मिनट, सिटी ए हो गई, सिटी बी हो गई और सिटी सी हो है। दो फ्लाइट से अगर ट्रैवल करना चाहें तो यहाँ पर दो फ्लाइट रूट्स दी हैं, ठीक है। और इसकी बात करना चाहें तो यहाँ पर जो है बेसिकली तीन फ्लाइट रूट्स हैं अवेलेबल। ओके, यहाँ से यहाँ जाने के लिए, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से हम बात करें, जैसे अगर मान लो कि हम इसको ये कह लेते हैं वाराणसी है और इसको बोल दें तो ये दिल्ली है सपोज़, ठीक है, एंड से इट इज़ मुंबई। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि वाराणसी से दिल्ली के लिए दो फ्लाइट अवेलेबल है और दिल्ली से मुंबई के लिए तीन फ्लाइटें अवेलेबल है। तो अब क्या है कि मान लो बंदा ए जो है या बंदा एक्स जो है वो मुंबई पहुँचना चाह रहा है, ठीक है, उसको डेस्टिनेशन उसका क्या है, मुंबई है, पॉइंट सी पर है। अब वो किस तरीके से वहाँ पर पहुँचेगा। तो देखो अगर हम एक रैंडम बात करें कि क्या हो सकता है कि ये बंदा इस फ्लाइट को पकड़े, ये वाले रूट वाली फ़्लाइट को पकड़े एक्स, ठीक है, तो यहाँ से ये इस तरीके से यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। तो ए से बी तक जाने के कितने तरीके हो गए उसके पास, या अगर हम रैंडम इस तरीके से देखें सपोज, तो ए से गया वो बी पर, अब उसके पास तीन ऑप्शन है, वो एक दो तीन में से किसी से भी जा सकता है। तो बेसिकली उसके पास कितने ऑप्शन हो गए, तीन ऑप्शन हो गए, मतलब इस रास्ते से जाते हुए सी तक पहुंचने के। फिर अगर हम बात करें कि रास्ता ये वाला चूज़ करे वो, तो वहाँ से ए से बी पर यहाँ पे फिर पहुँचा, ये तरीका एक हो गया, और बी से फिर सी तक जाने के लिए उसके पास तीन ऑप्शन है। तो टोटल कितने तरीके हो गए उसके पास, छः तरीके हैं पहुँचने के, ठीक है। अब अगर इसी को हम लोग ये एक एक करके है या आप इसको करें तो रुक जाओ, इससे बेहतर होगा कि यही चीज़ों को थोड़ा सा दूसरे तरीके से अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ये कि इनका हम लोग नाम दे देते हैं, ठीक है ना, पाथ P1 हो गया, पाथ P2 हो गया, फिर यहाँ से पाथ Q1 ठीक। दूसरी अगर बात करें तो P1 से गया लेकिन Q1 न जाके वो Q2 से गया। ये भी हो सकता है कि P1 रास्ते से गया और वो Q3 वाले रास्ते से, मतलब जो फ्लाइट उधर मूव कर रही है उससे जाए, या फिर वो P2 से जा सकता है Q1 वाले फ़्लाइट को पकड़ते हुए, फिर P2 से जा सकता है Q2 वाली फ़्लाइट को पकड़ते हुए, और P2 से जा सकता है Q3 वाले फ़्लाइट को पकड़ते हुए। अब बताओ क्या इनके अलावा आपके पास कोई पॉसिबिलिटी ऐसी दिख रही है जिससे एक्स जो है मुंबई पहुंच पाए या पॉइंट सी पर पहुंच पाए? नहीं है, ठीक है। यही सारी जो अरेंजमेंट है, जो तरीके हैं, इतने तरीके से वो फ्लाइट्स अपनी जो है वो ए से लेके सी तक ट्रैवल कर सकता है, बनारस से मुंबई जा सकता है। कितने तरीके हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः, यानी टोटली छः तरीके हो गए। एक तो ये हो गया। तो परमुट ये फंडामेंटल प्रिंसिपल में अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ये क्या करता है, ये आपको थोड़ा सा आसान कर देता है। जैसे कि यहाँ से जाने के कितने तरीके थे, अब क्या करो, देखो इसको ट्रैवल करने का कितना तरीका था, ए से बी तक पहुँचने का। अगर हम एक्स की बात करें तो ए से बी तक पहुँचने के उसके पास दो रास्ते थे, और बी से सी तक पहुँचने के उसके पास तीन रास्ते थे। जस्ट मेक अ मल्टीप्लिकेशन एंड दिस गिव्स यू द नंबर ऑफ वेज इन विच द पर्सन एक्स फ्रॉम ए कैन रीच द पॉइंट सी, ठीक है, यूजिंग दीज वेज, ठीक है, थ्रू वाया बी भी कह सकते हैं आप ऑफ कोर्स। तो छः तरीके हो गए, इतने तरीके से वो पहुंच सकता है। तो अगर हम इसी चीज़ को जनरलाइज कर ले, ये बात समझ में आ गई। प्रैक्टिकल आपके सिनारियो में मैंने ये समझाने की कोशिश की है, समझ में आ रहा होगा कि बंदा ए और बी के बीच में दो फ्लाइट रूट है, तो उन दोनों में से किसी को ऑप्ट कर सकता है। फिर बी से सी पर उसके पास तीन फ्लाइट रूट है, पहुंचना तो उसको सी पर है, वो इनमें से भी किसी तीन को ऑप्ट कर सकता है। तो टोटल तरीके क्या, 6 तरीके हो गए, और ये यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम से। अब इसको जरा हम लोग जनरलाइज कर लेते हैं।
ठीक है, जनरलाइज कर दें उसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जो अपना प्रिंसिपल है उसको इस तरह कर सकते हैं, इफ़ एन इवेंट occurs in m different ways, and another event occur in n different ways, then total number of ways, अगर बात करें तो total number of ways of different ways, then the total number of different ways of simultaneous occurrence of both, ठीक है, या ऑफ इवेंट, बोथ इवेंट भी कह सकते हैं, मतलब एक साथ होने के, देन द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अकरिंग बोथ इवेंट, यानी ए एंड बी, बोथ इवेंट्स साइमल्टेनियसली इज गिवन बाय m क्रॉस n, यानी एक काम को अगर m तरीके से कर सकते हैं and b can occur simultaneously in m into n ways, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल या और एंड प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन या आप इसको कह सकते हैं एंड, ठीक है। इसमें जाहिर सी बात ए एंड बी दोनों का मतलब यहाँ से और यहाँ तक, इस रास्ते का और इस रास्ते का इस्तेमाल करेगा। ऐसा है क्या, आपको दिख रहा है कि ए से सी पर किसी एक रास्ते को स्किप करके आप जा सकते हैं, मतलब ए से सी डायरेक्टली कोई फ्लाइट अवेलेबल तो है नहीं, वाया आपको बी ही जाना है, तो क्या आप इसमें से कोई एक, चाहे इस इवेंट को आप स्किप कर सकते हैं या इस इवेंट को स्किप करके ए से सी पे पहुंच सकते हैं? कभी नहीं पहुंच सकते, ठीक है। अगर इसको स्किप करते हैं तो आप बी पे अटक जाएंगे, केवल दो तरीके होंगे ए से बी तक जाने के। अगर इसको स्किप कर रहे हैं तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, है ना, बात समझ में आ रही है। तो ए एंड बी दो इवेंट अगर बात करें, जैसे ए से सी तक जाना है तो आपको ए और सी दोनों के जो ऑप्शंस हैं इसके और इसके, दोनों को साथ में लेके चलना है, दोनों साथ ही साथ होंगे, ठीक है। और इसी तरीके से इस पे चलो हम बेस्ड आपको क्वेश्चंस भी एक दो और करके बता दें ताकि चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। लाइक एक क्वेश्चन ले लिया जाए अपन, तो क्वेश्चन ये है अपने पास कि भाई मान लेते हैं कि 25 बुक हैं अपने पास, ठीक है। तो देर आर 25 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथ्स, 24 फिजिक्स एंड या चलो फिलहाल दो के लिए फिलहाल बात करते हैं, फिर तीन का आते हैं, ठीक है। 25 बुक है मैथ्स के, 24 बुक हैं फिजिक्स के, ठीक है। किसी इन अ ओके लाइब्रेरी का। तो ओवरऑल अगर बात करें तो मैथ्स की कितनी बुक हो गई अपने पास भाई, मैथ्स की 25 बुक हैं। फिजिक्स की कितनी बुक हो गई आपकी, फिजिक्स की 24 बुक हैं। अब आपसे ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज वन मैथमेटिक्स एंड वन फिजिक्स बुक, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा कंप्लीट कर दें, एक मिनट इसको हटाया जाए यहाँ से, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर दें फिर। तो इन हाउ मेनी वेज one can choose, एक मिनट बेटा, one can choose one math and one physics book, ठीक है।
इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन। तो एक मैथ और एक फिजिक्स बुक को उसको चूज़ करना है तो वो कितने तरीके से चूज़ कर सकता है। तो मान लेते हैं कि एक मिनट, लेट एम बी द इवेंट ऑफ चूजिंग अ मैथ बुक। ठीक है, मान लिया मैथ बुक चूज़ करने का जो इवेंट है वो मान लिया एम है, और पी मान लेते हैं जो है फिजिक्स वाला बुक चूज़ करने का है। ठीक है, पी बी द इवेंट ऑफ चूजिंग अ फिजिक्स बुक। ओके, ये देयर आर 25 ways of selecting या choosing कह सकते हो आप मैथ्स बुक that is occurrence of event m इक्वल टू कितना हो गया आपका 25। क्लियर है। अब सेम यही लॉजिक के बाद अगर हम बात करें, एंड देयर आर 24 वेज ऑफ सेलेक्टिंग फिजिक्स बुक, क्योंकि 24 ठो है ही। ठीक है, फिजिक्स बुक्स। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अकरेंस ऑफ इवेंट पी वो कितना है 24। अब हमारे पास क्या है कि आप चाहे जो भी चूज़ करो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिजिक्स बुक अगर हम लोग चूज़ करते हैं या मैथ्स बुक चूज़ करते हैं, क्या वो एक दूसरे के डिपेंडेंसी है? अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि मल्टीप्लिकेशन रूल तब लगेगा जब एक के अकरेंस से दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अकरेंस ऑफ अनदर डजंट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ द नेक्स्ट इवेंट। यानी अगर आप सपोज करो कि शेल्फ पे आपके कई सारी जो बुक्स रखी हुई हैं इस तरीके से, तो और कुछ एक ये सेल्फ ये है और दूसरा सिलेक्शन से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन अदर वेज इसके सिलेक्शन से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इजंट इट। मान लो ये मैथ के बुक का कलेक्शन है, ये फिजिक्स के बुक का कलेक्शन है, एक मैथ की बुक उठा लो, इसमें से कोई फिजिक्स की बुक उठा लो, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं ना कि इसका पहला वाला लोगे तो इसका पहला वाला नहीं लेना है। तो देखो ये डिपेंडेंसी आ गई है ना, कि आप ये पहला चूज करोगे इसका मतलब ये आप नहीं ले सकते, या स्टार्टिंग के 2 नहीं ले सकते, या स्टार्टिंग के 3 नहीं ले सकते, ऐसा कुछ कंडीशन इम्पोज नहीं है। मतलब अकरेंस ऑफ एम इज फ्री फ्रॉम अकरेंस ऑफ पी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, पी के भी अकरेंस से एम का अकरेंस कोई अफेक्टेड नहीं है। याद रखना, ये होगा तभी आप मल्टीप्लिकेशन रूल को आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, तब तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल को फॉलो करते हैं। खैर, तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है कि मैथ्स की बुक सेलेक्ट करने के 25 तरीके हैं, और उस 25 तरीके से फिजिक्स के सिलेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी क्लियरली इवेंट M and P आर इंडिपेंडेंट, और ये होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, इंडिपेंडेंट होना बड़ा ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट नहीं है तो समस्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ नहीं कर सकते। खैर, तो अब सोचो कि मल्टीप्लिकेशन रूल को भी यहाँ पे अगर अप्लाई करें तो लिख सकते हो आप, देन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल का हम लोग क्या इस्तेमाल करें, तो दी टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग book
इज गिवन बाई, क्या हो जाएगा 25 इंटू 24, तो कितना हो जाएगा भाई 500 25 का 600। तो देर आर 600 वेज इन विच यू कैन चूज अ मैथ बुक एंड, रिमेंबर दैट, यहाँ देखो एंड अ फिजिक्स बुक, नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट और, ठीक है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन रूल का मतलब क्या है आपको, द इवेंट मस्ट बी इंडिपेंडेंट, है ना, द इवेंट्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है इसका, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो चलें एक और क्वेश्चन हम आपको करके दिखाते हैं इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक फर्म है मान लो, और कुछ सेल्स मैनेजर और कुछ नए रिसेप्शनिस्ट को अपॉइंट करना है उसको, ठीक है। मैं पूरा वर्ड में लिख दूं, चलो अच्छा, अ फर्म हैज़ टू इज़, क्या छोड़ो यार बहुत लंबा होगा ये क्वेश्चन, इसमें सॉल्यूशंस भले ही छोटे होते हैं, क्वेश्चंस बड़े लंबे लंबे होते हैं। तो ऐसा करते हैं कि इनको हटाते हैं अपन, है ना, समझा दे रहे हैं हम आपको बस केवल, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक कोई कंपनी है, ठीक है, एक कोई आपकी कंपनी है, इसमें कुछ सेल्स मैनेजर, ठीक है, कुछ सेल्स तो इसमें देखिए यहाँ पर जो है 6 एप्लीकेशन आए हैं सेल्स मैनेजर के, और रिसेप्शन के लिए जो आए हुए हैं वो हैं 10 एप्लीकेशन, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। देर आर 6 एप्लीकेशन फॉर द डायरेक्टर्स, अच्छा डायरेक्टर जॉब भी है, टेक अ न्यू सेल मैनेजर और न्यू रिसेप्शनिस्ट, ठीक है। तो और 10 जो है रिसेप्शनिस्ट के लिए आए हैं, तो कितने, और चूज़ एक ही करना है ऑब्वियसली, एक एक सीट है, जो सीटें हैं आपकी समझना है, ये एक सीट सेल्स मैनेजर की है, सेल्स मैनेजर की, और एक सीट जो है रिसेप्शन की खाली है, ओके। और एप्लीकेशन सेल्स मैनेजर के लिए 6 आए हैं और रिसेप्शन के लिए 10 आए हैं। तो आप देखो सेल्स मैनेजर को कितने तरीके से चूज सकते हो, भाई आपके पास 6 एप्लीकेशन आए हैं, आप अगर हम इक्वली सबको रखें तो 6 में से किसी को भी आप चूज़ कर सकते हो। इक्वली क्यों रख रहे हैं, आपको लगेगा सर सारे इक्वल कैसे हो सकते हैं, भाई यहाँ पर हमें जो है लिटरली नहीं सोचना है कि यहाँ पर उसने बोला है कि 6 एप्लीकेशन हैं, यहाँ पर कोई वो नहीं है कि भाई कोई रेस्ट्रिक्शन है, कोई कम है ज़्यादा, वो आगे मिलेगा तो आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे 6 एप्लीकेशन है, तो वी कंसीडर ऑल ऑफ देम एज इक्वल प्रायोरिटी, है ना। और रिसेप्शन के लिए भी सेम वही 10 है, तो 10 हो गया। तो आपको एक चूज़ करना है, तो इस 6 में से कोई एक चूज़ कर सकते हो, इस 10 में से कोई एक चूज़ कर सकते हो। और ऐसा तो है नहीं कि सेल्स मैनेजर आप ये रख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ रखना है, ऐसा तो है नहीं। सेल्स मैनेजर हो सकता है कि मेल हो और रिसेप्शन आपके फीमेल हो, या हो सकता है कि ये फीमेल हो ये मेल हो, ठीक है, या फिर दोनों फीमेल हो, है ना। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है ना अपने पास, या तो दोनों ही मेल हो, ऐसा कोई कंडीशन तो है नहीं कंपनी। हाँ, हालांकि कंपनी जब रखती है कि रिसेप्शन में है कि भाई ये इनको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी, फीमेल्स को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी, बट यहाँ पर हम लोग एक जो होता है अनबायस्ड तरीके से सोचेंगे कि 6 एप्लीकेशन है और ये यहाँ पे ये यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कुछ भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो 6 तरीका हो गया सेल्स मैनेजर चूज़ करने का, रिसेप्शन चूज़ करने का 10 तरीका, तो टोटल कितने तरीके हो गए 60 तरीके। तो देयर आर 60 वेज इन विच यू कैन अपॉइंट अ न्यू सेल्समैन एंड अ न्यू रिसेप्शन, हाँ ठीक है, 16 एप्लीकेशन में से टोटल मिला के अगर देखा जाए तो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये इस तरीके से आप इसमें कर सकते हो, ये स्पेस वाले तरीके से, ये स्पेस वाला तरीका सही रहता है, इसमें इतने तरीके से भर दीजिए आप जैसे किसी काम को और ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे स्पेस वाले से मैं करके आपको बता रहा हूँ, जैसे ये जो बॉक्स वाला बना के करते हैं बड़ा सही होता है ये। एक इस पर क्वेश्चन करके हम आपको दिखाते हैं। लाइक क्वेश्चन ये है कि जो है मान लो कोई एक फैमिली है, ठीक है, कोई मान लो माथुर जी हैं, माथुर फैमिली है, ठीक है। अब माथुर फैमिली में क्या है, यहाँ पर
चार पांच भाई फैमिली है तो चार पाँच छः लोग होंगे यहाँ पर, तो हम लोग इस तरीके से वेरीफाई कर लेते हैं। मान लो कि उनके डैड हैं, ठीक है, और उनकी मम्मी है। ओके, नेक्स्ट नाम है मान लो एक लड़की जो है वो सिया है और जीत है, ठीक है। ओके, डैड हो गई, मम्मी, चार लोग हो गए यहाँ पर। अब क्या है कि ये नए जगह पे मान लो उनका ट्रांसफ़र हो गया, माथुर जी की फैमिली जो है, तो माथुर साहब जो है लाइक जीत को मतलब जीत माथुर, तो इनकी जो फैमिली है उनमें ये लोग हैं, ये उनकी वाइफ हो गई एंड सपोज, और ये इनके जो मम्मी पापा हो गए। अब ये मूव कर रहे हैं एक नए डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब क्वेश्चन को कौन सा बढ़ा रखें, तो नए डिस्ट्रिक्ट में ये जा रहा है। अब क्या है कि नए डिस्ट्रिक्ट में जाना है, तो कभी कभी होता है, ऐसे लॉज होते हैं कंपनीज में कि वो उनकी फैमिली को भी कवर करते हैं, तो ठीक है, लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी टाइप लेके। खैर इस पर हमें नहीं सोचना, मैं एक एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ बेसिकली। तो मान लो कि इनका ये है कि या छोड़ो वो इंश्योरेंस वगैरह के छोड़ दो, इन लोगों को मान लो सब लोग को रूटीन चेकअप के लिए अपने चले गए डेंटिस्ट के पास, सपोज दैट, ठीक है, आजकल दांतों का प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, तो डेंटिस्ट के पास चले गए सब लोग, अपॉइंटमेंट लेना है, ठीक है। अब डेंटिस्ट के पास जाएंगे, मान लो वहाँ पे गए और अपने यहाँ पर जो जिससे कराते थे वो हट गया, तो डेंटिस्ट के पास गए, ठीक है। तो डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो भाई अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, है ना। तो मान लो कि नए डिस्ट्रिक्ट में गए हुए हैं, तो वहाँ पर भाई पुराने वाले जांच कराते थे तो वो तो फिक्स था, अब नए डिस्ट्रिक्ट में गए हैं तो उनको तो पता है नहीं। अब मान लो सपोज दैट कि वहाँ पे छः छः नए जो है डेंटिस्ट जो हैं उनकी संख्या 6 है उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो अगर मान लो कि हमें ये दिखाना है, इस फैमिली को रजिस्टर कराना है मतलब इनको, तो हम कितने तरीके से दिखा सकते हैं। ये नेसेसरी नहीं है कि 6 के 6 सब जो है एक ही जगह दिखाए, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं कोई कंडीशन प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसा करूँगा तो वो अलग बात है कि 6 को एक ही फैमिली जो सॉरी जो फैमिलीज़ है वो किसी एक ही को दिखाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अपॉइंटमेंट लेना है, अपॉइंटमेंट चाहिए अपने को, ठीक है। तो अब देखो क्या है, कौन है भाई, ये हो गए डैडी जी, ये हो गई उनकी मम्मी जी, ये हो गई उनकी वाइफ सिया, और ये खुद वो जीत माथुर हो गए, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये उस जो नए डिस्ट्रिक्ट में 6 डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट जो है, बात समझ में आ रहा है, इस 6 में से किसी को दिखा सकते हैं वो। और इस अब बात करते हैं मम्मी की। तो अब भाई 6 को, अच्छा ये कंडीशन मान लो यहाँ पे इम्पोज कर दें कि भाई ठीक है, आपको जो है जिनको ये दिखाएंगे उनके यहाँ इनको नहीं दिखाना है, या ये जहाँ दिखाएंगे उनके यहाँ इनको नहीं दिखाना है। तो अब सपोज़ करो 6 डॉक्टर इनके आपने दिखा दिए, तो ये 6 में से किसी एक को ही दिखाएंगे ना, ऐसा तो नहीं 6 के 6 को दिखाएंगे। तो किसी एक को मान लो दिखा दिए, तो अब टोटल बचे खाली कितने, 5 डॉक्टर बचे। ये भी उनको दिखा दिए तो यहाँ पे खाली 4 डॉक्टर बचे, और फाइनली 3 डॉक्टर बचेंगे, क्योंकि 3 लोगों ने इन लोगों ने दिखा दिया। मान लो ये सरप्राइज़ है कि कोई किसी को बता नहीं रहा है ना कि उनके दांत में कोई गड़बड़ी है, सब लोग जाके इंडिविजुअल दिखा रहे हैं। तो ये इतने तरीके से आप जो है डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस ये प्लेस वाला जो तरीका है इससे बड़ा सही तरीके से हो जाता है। तो अगर हम लोग फाइनली चाहें तो इनको फिर मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा, तो 6 पंजे 30, 3 चौका 12, 360, है ना। 360 तरीके टोटली हैं जहाँ पे आप जो है 6 डेंटिस्ट में से अपने फैमिली मेम्बर जो 4 हैं इनको दिखा सकते हो आप, ठीक है। तो आ, समझ में आ गई बात, या थोड़ा एक आध और एग्जांपल दें, अगर समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर चलिए 6 एक और कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे एक क्वेश्चन ये है कि 5 चिल्ड्रन है, 5 चिल्ड्रन, बस 5 चिल्ड्रन जो है उन्होंने किसी एक रेस को पार्टिसिपेट करना है, 5 चिल्ड्रन पार्टिसिपेटिंग या रन
in how many ways it can they can finish the race. In how many ways they can finished the race. ठीक है, तो 5 बच्चे हैं बेटा, ये एस नहीं लिखा हुआ, दिस इज 5. ओके, तो 5 बच्चे हैं और रेस हम कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं. तो आप सोचो फिनिश करने का मतलब कौन किस पोजीशन पे आएगा. तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास बच्चे कितने हैं, देयर आर 5 चिल्ड्रन रनिंग द रेस, है ना. तो अब अगर आप देखें तो मान लो उनके पोजीशन को भी कह दे कि भाई 5 बच्चे हैं, तो क्या हो सकता है, 5 में से कोई भी इस पहले, ये मान लो पहला पोजीशन है, दूसरा पोजीशन, तीसरा, पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, चौथा पोजीशन और 5th पोजीशन. ठीक है, अब ये बताओ इस प्लेस को कौन कितने बच्चे जीत सकते हैं. भाई सारे बच्चे रन कर रहे हैं, तो 5 में से कोई भी एक यहाँ पे आ सकता है. तो 5 ऑप्शन है पहले पोजीशन पे आने के. मतलब ये मान लो प्राइस अगर है, तो इस प्राइस को देने के हमारे पास कितने ऑप्शन है, अपने पास 5 हैं, किसी 5 को जा सकता है. लेकिन अब जो पहले पोजीशन पे आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि दूसरे पोजीशन पे वही आएगा, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है. भाई जो पहला नंबर पे है वो दूसरा नंबर पे कैसे हो सकता है. यानी आपने एक प्राइस जो इसको दे दी, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी कम हो गया. अब केवल 4 बच्चे बचे हैं, तो उन चारों में से ऑप्शन है कि कोई सकता है, और फाइनली लास्ट पोजीशन पे यानी 5th पोजीशन पे कोई एक होगा जो आएगा. तो टोटली कितने तरीके हो गए अगर देखे जाए तो, ये टोटली 120 तरीके हो गए. तो 120 तरीके वहाँ पे हो गए, जिससे कि जो बच्चे हैं वो रेस को फिनिश कर सकते हैं पूरे 120 डिफरेंट ऑर्डर में. ठीक है, ये पूरे कोई भी एक सिमिलर नहीं होगा इस 120 में. इसके बाद अब जाएंगे तो कोई एक रिपीट करेगा. ठीक है, अब मान लो यहीं पे थोड़ा सा मैं रिस्ट्रिक्शन कर दूं, ज़्यादातर होता नहीं है कि 5 तो सबको तो प्राइज़ मिलता नहीं है. तो इफ़ नोट में उस चीज़ को देख लेते हैं. इफ़ वी प्रोवाइड अ restriction that there are only 3 prize to distribute. ठीक है, तो मान लो केवल 3 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यानी प्राइज पहला, प्राइज दूसरा, प्राइज तीसरा. तो कितने तरीके से प्राइज को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. तो मान लो पहले प्राइज को आप, भाई 3 में से कोई एक जीत सकता है, सॉरी 5 बच्चे थे बेसिकली, तो 5 में से कोई भी एक जीत सकता है. तो पहले प्राइस को देने का 5 तरीका हो गया, दूसरे प्राइस को देने का 4 तरीका, तीसरे प्राइस को देने का 3 तरीका. तो टोटल कितने तरीके हो गए, 5 का 20 नहीं 60 वेज. तो 60 तरीके हो गए जिसमें आप इस 3 प्राइस को उन 5 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ठीक है, नॉर्मली यही होता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन आपको दिया जाता है, इन्हीं के लिए प्राइस बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है. ओके, मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया बॉक्स वाले को किस तरीके से टैकल करना है. ठीक है, अच्छा, अगर हम एक और क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करना चाहें कि जैसे मान लो ये कि इफ़ 4 person enter a railways coach, ठीक है, या कैरियज. ठीक है, तो रेलवे कैरियज में जो है डिब्बे में ऑब्वियसली मान लो 4 लोग जो हैं इंटर करते हैं, और इंटर रेल एंड देयर आर 6 वैकेंट सीट.
ठीक है, और वहाँ पे 6 सीट खाली है, 4 लोग इंटर किए और 6 सीटें हैं खाली। तो आपको बताना है कि इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी, in how many ways they can take the seat, कितने तरीके से वो सीट को ले सकते हैं। तो अब देखो कितने लोग, कितने हैं आपके पास भाई, 4 लोग हैं बेसिकली, है ना। जो 4 बंदे इंटर किए, मान लो अगर 1 बाई 1 ही इंटर कर रहे हैं या एक साथ भी, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले वाले बंदे के पास कितने ऑप्शन है भाई, 6 में से वो कोई भी अपने मनपसंद सीट पे जाके बैठ सकता है। तो पहले वाले बंदे को बैठने के कितने तरीके हो गए, मान लो ये ए है, बी है, सी है और डी, ये 4 बंदे हैं BCD। तो पहले वाले के पास 6 ऑप्शन है बैठने का। वो जहाँ बैठ गया तो अब खाली सीटें तो 5 ही बची हैं। तो अब 5 में से बी के पास 5 ऑप्शन है केवल, उनमें से वो किसी एक पे बैठ सकता है। अब अगर ये भी बैठ गया तो 2 बैठ गए, 6 सीटें खाली थी, 2 एक्वायर हो गई। तो अब कितनी सीटें बची, ऑब्वियसली 4 सीटें बची। तो सी क्या होगा, उन 4 में से किसी एक पे बैठेगा। अब ये 3 बैठ गए तो 6 में से कितनी सीटें बची, 3 बची। तो ये 3 ऑप्शन है उसके पास, उन 3 में से कोई भी बैठ सकता है। तो टोटल ऑप्शन कितने हो गए, इनको कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ taking seats is 6543। तो कितना हो गया भाई, 5 चौका 20, 240, 240 नहीं 360, सॉरी 360, ठीक है। 56 30 12 36, ठीक है। 360 जो होगा तरीका होगा जिनसे कि कोई भी बंदा जो है, जो 4 बंदे 4 पर्सन इंटर किए हैं वो बैठ सकते हैं, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा कुछ तो इसमें था नहीं, ठीक है। चलिए अब हम आपको एडिशन प्रिंसिपल भी समझा दे रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल तो समझ में आ गया, अब बात कर लेते हैं अपना एडिशन के लिए, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं एडिशन के लिए हम लोग। अच्छा चलिए, प्रिंसिपल, तो एडिशन प्रिंसिपल की अगर बात करें तो इसको हम लोग और प्रिंसिपल भी बोलते हैं। जैसे वो क्या था, एंड प्रिंसिपल था, यानी दिस एंड दिस दोनों साइमल्टेनियसली हैपन हो, अकर करें, उसके लिए एडिशन प्रिंसिपल मतलब ये या ये अकर करें, ठीक है। और प्रिंसिपल भी इसको बोलते हैं, मतलब इफ एन इवेंट कैन हैपन या कैन अकर in n ways and m ways कर लेते हैं, in m ways and another event occurs in n ways, ओके। अगर कोई एक जो काम है आप m तरीके से करते हैं, ऑब्वियसली m वेज का मतलब m डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से करते हैं, और दूसरा कोई इवेंट है जो n डिफरेंट तरीके से करते हैं, तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम जो होना होगा, एग्जैक्टली वन ऑफ देम मतलब ये या ये दोनों नहीं, तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम कैन अकर इन m plus n डिफरेंट वेज। तो m प्लस एन डिफरेंट वेज में वो होगा, मतलब कोई काम अगर m तरीके से हो रहा है, दूसरा काम अगर n तरीके से हो रहा है, तो उनमें से कोई एक काम जो होगा वो m प्लस n तरीके से होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो आप इसको, जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो मैं आपको एग्जांपल इसमें लेके समझाऊं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको।
देर आर 30%। ठीक है, 30 लोग हैं उस ग्रुप में। अच्छा, इस 30 के ग्रुप में अगर बात करें तो यहाँ पर मान लो कि 20 लड़के हैं और 10 लड़कियाँ हैं, सपोज दैट ऐसा कुछ है। तो अब क्वेश्चन क्या है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ ग्रुप लीडर कैन बी चूज, ठीक है, कैन बी सेलेक्टेड, ठीक है, और इट अ ग्रुप लीडर इट मे बी अ बॉय आर गर्ल, ठीक है, इट मे बी अ बॉय आर अ गर्ल। मेरी बात समझ में आई? क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में लिखना चाहा कि 30 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें से 20 लड़के हैं, 10 लड़कियां हैं। अब एक ग्रुप लीडर चूज करना है और वो ग्रुप लीडर जो है वो लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है, ठीक है, एक ही बंदा चूज करना है, तो या बॉयज होगा या गर्ल्स होगा, ठीक है। तो और हो गया ना, यहाँ पे देखो बॉय और गर्ल, ठीक है, तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम, तो कोई एक ही चूज करना है। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम इसको अगर हम लोग लगाएं यूजिंग एडिशन रूल, एक मिनट, एडिशन रूल को अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो यहाँ पे अगर देखें तो नंबर ऑफ वेज, द नंबर ऑफ ways in which a boy or a girl can be selected ways can be selected। हाँ, तो m प्लस n वेज, तो लड़का चूज़ करने का तरीका 20 हो गया, लड़की चूज़ करने का तरीका 10 हो गया, तो टोटल कितने तरीके हो गए अपने पास? 30 तरीके, ठीक है। तो 30 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्रुप लीडर चूज सकते हैं, ठीक है। इनवेज बॉय गर्ल कैन बी सेलेक्टेड, इतना हो गया। तो जितने तरीके से आप बॉय या गर्ल्स को सेलेक्ट कर सकते हो उतने तरीके से आप जो है अपने जो है ग्रुप लीडर को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे ऐसे जो है क्वेश्चन हैं जिसमें आप कर सकते हैं। लाइक अगर बात करें कि चलें इसको, अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पर, ये एक सही रहेगा। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है हाउ मेनी नंबर, यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें हाउ मेनी नंबर बिटवीन 10 and 10,000 can be formed using the digits 1 2 3 4 and 5, ठीक है। कंडीशन है इफ, मतलब दो क्वेश्चन करके कर दिया। इफ नंबर 1 no digit is repeated, और नंबर 2 की अगर बात करें तो यह है डिजिट रिपीटेशन आर अलाउड। नहीं कर सकता, पहला है, और दूसरे में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो अलग अलग तरीके से हैं क्वेश्चन, तो दो अलग अलग तरीके से इनके सॉल्यूशंस भी होंगे। तो चलिए, तो नंबर 1 की अगर बात करें पहले क्वेश्चन की, तो कह रहा है नो डिजिट रिपीटेड, रिपीट नहीं करना चाहिए। तो 10,000 से 10,000 के बीच में अगर बात करें तो कितने डिजिट का, देखो 2 डिजिट से लेके 5 डिजिट तक जाना है अपने को, ठीक है। वैसे 5 डिजिट नहीं जा सकता, 4 डिजिट ही, क्योंकि इसके बीच में ना 10,000 से ज़्यादा जाएंगे तब तो 5 डिजिट होगा। ये पहला 5 डिजिट का नंबर है। इससे जस्ट पीछे वाला लेंगे तो 9,999 जो कि 4 डिजिट का आएगा, और 10 से ज़्यादा 11 12 हाँ हो सकते हैं, तो 2 डिजिट से शुरुआत करेंगे। तो 9 डिजिट रिपीटर्स में 2 डिजिट नंबर कितने होंगे? अब देखो ज़रा, 2 डिजिट नंबर का मतलब 2 पोजीशन ऐसे होंगे
अब यहाँ पे नंबर कितने हैं, 3 2 5, 5 नंबर हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे 5 में से कोई भी एक नंबर भर सकते हो, और यहाँ पे कितने तरीके से भर सकते हो, एक नंबर आप भर गए, रिपीट नहीं करना है, याद रखना। तो आप जो नंबर चूज़ कर लिए यहाँ पे वो इसमें नहीं रख सकते। तो ये नंबर 5 वाला 4, 5 और 4 ये नंबर स्पेशली नहीं लिखा गया है, यहाँ पे पर्टिकुलर नंबर नहीं है। 5 जो टोटल नंबर हैं वो हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी 5 चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी 4 चूज़ कर सकते हो। तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, 20 नंबर, ठीक है। देर आर टोटली 20 वेज। फिर 2 डिजिट के बाद अगर हम 3 डिजिट नंबर की बात करें तो वो क्या होगा, 3 डिजिट में अगर बात करें रिपीटेशन नहीं है तो यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 3 होगा, तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 डिजिट नंबर की अगर बात करें यहाँ पे तो 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 3 2, 120 हो जाएगा, ठीक है। बिटवीन 10 to 10,000, ठीक है। फॉर्म्ड बाई 1 2 3, या 1 है, 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल टू 20 प्लस 60 प्लस 120, तो ये कितना हो जाएगा, 80 200, ठीक है। टोटली 200 नंबर ऐसे हैं जो कि बिना रिपीटेशन के बनेंगे। अब नेक्स्ट में अगर हम बात करें नंबर 2 में, व्हेन रिपीटेशन अलाउड, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, तो उसमें 2 डिजिट नंबर की अगर बात करें तो 2 डिजिट नंबर में 1 स्पेस 2 स्पेस, 5 में से कोई भी नंबर यहाँ पे, 5 में से कोई भी नंबर यहाँ पे भर सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि रिपीटेशन हो सकता है, मान लो यहाँ 2 ले लिया, यहाँ भी 2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 22 तो है ही 2 डिजिट का नंबर, लेकिन रिपीटेशन उस वाले में अलाउड नहीं था, यहाँ अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं। तो कितने हो जाएंगे आपके, 25, ठीक है। अब अगर हम 3 डिजिट की बात करें तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 डिजिट में बात कर लो वही चीज़, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो ये 125 हो जाएगा। फिर 4 डिजिट की अगर बात करेंगे तो 1 2 3 4, तो 5 यहाँ भी जाएगा, 5 नंबर यहाँ भी चूज़ कर सकते हैं, 5 नंबर यहाँ भी चूज़ कर सकते हैं, 5 नंबर यहाँ भी चूज़ कर सकते हैं, तो 625 हो जाएगा। तो इस केस में टोटल नंबर कितने हो जाएंगे आपके, 25 125 625, तो 25 25 कितना हो गया, ये 150 775, ठीक है। तो 775 नंबर ऐसे होंगे जिसमें रिपीटेशन अलाउड, ठीक है। तो ये आपके जो है क्वेश्चन आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल पे हो गए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे कल से फैक्टोरियल और नोटेशन और इस पे परमुटेशन पे चर्चा करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल हम लोग जो है क्लास यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। तो चलें, कल अब मुलाकात होगी।